आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किस चीज़ का, आपको अपने आपके नगर का प्रथम नागरिक तो माना ही जाता है, लेकिन आप कितने महत्वपूर्ण पद पे हो शायद आपको भी इस बात का अंदाज नहीं होता। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की पहचान होते हैं भाइयों। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की या देश की या प्रदेश के चेहरे होते हैं। जब कोई आदमी आपके नगर में उतरता है, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जब लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में उतरता है, उसी से उस शहर को देख करके, उस नगर को देख करके वो अपने पूरे प्रदेश के बारे में एक छवि बना लेता है कि ऐसा एक प्रदेश है। अगर वो साफ है, सुंदर है, तो उसकी छवि वैसी बनती है। तो आप ऐसे एक कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक ऐसे कार्य को की अगुवाई कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जैसा कि माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया, राज्य की लगभग 1/3 जनता इन नगरीय क्षेत्रों में रहती है। जीवन के भाग्य विधाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है, एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर। बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा। बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछना है, हर घर नल की योजना लागू होनी है, स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलनी है, ये भी आपने देखा है। इन सब पर यहां विभिन्न सत्रों में चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन सबको मुझे लगता है कि आपको अपने नगरीय जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री जी जब यहाँ पर अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी जिन्हें आप कहते हैं, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले, इन पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अगर तालाबों की जमीनों पर कब्जा है, बातचीत करो। अगर बातचीत से कोई अवैध रूप से कब्जा करके रखा, वो तो पूरे नगर की संपत्ति है जी, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। अगर अवैध कब्जा है वो खाली होना चाहिए। फिर जोड़ रहा हूं, अगर गरीब का भी कब्जा है उसको विकल्प दीजिए, लेकिन माफिया का कब्जा है तो उसके लिए पूरी ताकत लगा करके उसको खाली करा करके और नगर के विकास के लिए उसको समर्पित करिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार करे उसको जेल का रास्ता खोलने की जिम्मेदारी आप सब निर्वाचित प्रतिनिधियों की है। 5 वर्ष का मौका मिला है। 5 वर्ष के इस कार्यकाल में आपको अपने नगर को, जो तालाब है उनको लबालब भरना है, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करना कि गंदा पानी तालाब के अंदर ना जाए। हम लोग तो गांव के अंदर तालाब थे, उस तालाब में आज भी हम लोग शहर वाले हैं वो स्विमिंग पूल में तैरते हैं, लेकिन आज भी हम लोग नदियों में भी तैर करके आज भी पार कर सकते हैं, क्योंकि हमने तालाबों में तैरना सीखा है। कि लोग शहर में पानी तो पीते हैं परंतु टैक्स नहीं देते हैं, सफाई तो चाहते हैं परंतु पैसा नहीं देते हैं। तो ऐसे हमारा विभाग चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा विभाग नहीं है हमारा कि जिससे कि एक अथॉरिटी मिल जाता है, पैसा मिल गया, खर्च करना है। हम लोग अगर एक लैंग्वेज में कहा जाए तो मेंटेनेंस विभाग है, झाड़ू पोछा का विभाग है हमारा। हम काम करते हैं, कमाते हैं और उससे खर्च करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया जाना है। हम लोग कुछ निर्णय अभी आगे आने वाले समय में करेंगे, जिसके माध्यम से कि आपकी स्वावलंबन और आपकी अथॉरिटी इस क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ेगी। और मुझे कोई शंका नहीं कहते हुए कि कम से कम 1 साल के अंदर ही हम दुगनी से तिगुनी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं आपके अथॉरिटी के माध्यम से। सेकंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आप देखिएगा, इसको लगभग करीब 16 स्कीम्स अभी संचालित हो रही हैं, जिसमें कि कान्हा गौशाला की स्कीम है, जिसमें कि आपको धनराशि दी जाती है गौशाला मेंटेन करने के लिए। पेयजल के लिए अमृत के अलावा एक और स्कीम है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग करीब 225 करोड़ रुपए इस साल दे रहे हैं। ये बजट में अप्रूवल है। अगर ये हम खर्च कर पाए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हम लोग जून तक
अपनी बैठक करके डीपीआर बना के इस साल अगर दे देंगे तो एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। और मुझे वित्त विभाग से सर पूरी अनुमति इस बात की मिली है कि आप पैसा खर्च कीजिए, आपको धनराशि अर्बन स्फीयर में कोई जरूरत दिक्कत नहीं होगी और डबल हम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग कई बार मेयर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि वो पहली बार चुने गए हैं। और उसमें भी आगे से शुरू से देखा भी, हमारे डिप्टी सीएम साहब हमसे पूछ रहे थे कि महिला मेयर कितनी है, तो मैंने बताया कि 6 है। वही अनुपात लगभग 1/3 अनुपात वह पीछे तक जाता है। और देखने में ही दृश्य देख करके दिख रहा है कि कितनी इस सभागार में कितने अध्यक्ष, कितने नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष मेयर साहब के साथ महिला लोग आई। तो आप सबको आपकी जीत पर बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। आपको शायद ये आभास नहीं होगा कि आप कितने बड़े पद पे बैठे हुए। कल हमको एक अध्यक्षा मिली थी, वो थोड़ा निराश दिख रही थी कि हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी डंपर नहीं है, एक भी फॉगिंग मशीन नहीं है। मैंने उनको आश्वस्त किया, चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। वो एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किस चीज़ का, आपको अपने आपके नगर का प्रथम नागरिक तो माना ही जाता है, लेकिन आप कितने महत्वपूर्ण पद पे हो, शायद आपको भी इस बात का अंदाज नहीं होता। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की पहचान होते हैं भाइयों बहनों। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की या देश की या प्रदेश के चेहरे होते हैं। जब कोई आदमी आपके नगर में उतरता है, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जब लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में उतरता है, उसी से उस शहर को देख करके, उस नगर को देख करके वो अपने पूरे प्रदेश के बारे में एक छवि बना लेता है कि ऐसा एक प्रदेश है। अगर वो साफ है, सुंदर है, तो उसकी छवि वैसी बनती है। तो आप ऐसे एक कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक ऐसे कार्य को की अगुवाई कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जैसा कि माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया, राज्य की लगभग 1/3 जनता इन नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 8 करोड़ अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन, आप मथुरा वृंदावन के मेयर साहब यहाँ हैं, बनारस के मेयर साहब हैं, आगरा की मेयर साहिबा है, अगर आप आने जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उनकी गणना किया जाए तो 1/3 से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारे नगरों में किसी भी एक समय में होती है। या किसी प्रकार का बहुत मजबूती से कार्य नहीं किया गया, उसके बावजूद भी करीब 500 करोड़ से ज़्यादा क्या इजाफा लास्ट ईयर के टैक्सेशन में हुआ है। इसमें आप लोग का, जो लोग पहले चुन के आ रहे हैं, दोबारा चुन के आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा। ईओस का और नगर आयुक्तों का विशेष सहयोग इसमें रहा होगा। इस दिशा में हमें बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वावलंबन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी को कि लोग शहर में पानी तो पीते हैं परंतु टैक्स नहीं देते हैं, सफाई तो चाहते हैं परंतु पैसा नहीं देते हैं। तो ऐसे हमारा विभाग चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा विभाग नहीं है हमारा कि जिससे कि एक अथॉरिटी मिल जाता है, पैसा मिल गया, खर्च करना है। हम लोग अगर एक लैंग्वेज में कहा जाए तो मेंटेनेंस विभाग है, झाड़ू पोछा का विभाग है हमारा। हम काम करते हैं, कमाते हैं और उससे खर्च करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया जाना है। हम लोग कुछ निर्णय अभी आगे आने वाले समय में करेंगे, जिसके माध्यम से कि आपकी स्वावलंबन और आपकी अथॉरिटी इस क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ेगी। और मुझे कोई शंका नहीं कहते हुए कि कम से कम 1 साल के अंदर ही हम दुगनी से तिगुनी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं आपके अथॉरिटी के माध्यम से। सेकंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आप देखिएगा, इसको लगभग करीब 16 स्कीम्स अभी संचालित हो रही हैं, जिसमें कि कान्हा गौशाला की स्कीम है, जिसमें कि आपको धनराशि दी जाती है गौशाला मेंटेन करने के लिए। पेयजल के लिए अमृत के अलावा एक और स्कीम है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग करीब 225 करोड़ रुपए इस साल दे रहे हैं। ये बजट में अप्रूवल है, अगर ये हम खर्च कर पाए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हम लोग जून तक अपनी बैठक करके डीपीआर बना के इस साल अगर दे देंगे तो एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। और मुझे वित्त विभाग से सर पूरी अनुमति इस बात की मिली है कि आप पैसा खर्च कीजिए, आपको धनराशि अर्बन स्फीयर में कोई जरूरत दिक्कत नहीं होगी और डबल हम कर सकते हैं। एक बार में मांगने से ये होता है कि लाइबिलिटी रह जाती है, धनराशि खर्च नहीं होता है, फिर विभाग को होता है कि भाई 60% यूज हुआ, 70% यूज हुआ, परेशानियाँ होती हैं।
तो आप लोग को आगे ये करना है कि अगले 1 महीने में इन योजनाओं को जोड़ते हुए पूरी कार्य को देखना है। और मैं अगले 2-3 दिन के अंदर ही एक मैट्रिक्स बना के सभी जनपदों में और सभी पालिकाओं में भेज दूंगा कि इस योजना में इतना इतना आपका आवंटन नोशनल है, जिससे कि जैसे ये राज्य का है यहाँ पे, उसी प्रकार से आपको पालिकावार, पंचायतवार और निगम निगमवार वो हम आवंटित करके दिखा देंगे कि कान्हा में तो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा, बट कुछ तो कटौती करके मिलता है जो वास्तव में मिलेगा ही मिलेगा, जैसे एसएफसी के ग्रांट है या सीएफसी के ग्रांट्स है, इस प्रकार से। दूसरी जो एक योजना है पंडित दीनदयाल नाम आदर्श नगर पंचायत की योजना, ये भी जैसे अभी मंत्री से बात हो रही थी, इसमें आप सारे स्कीम्स ले सकते हैं। एक इंटरलॉकिंग पे कुछ लोगों का बड़ा दबाव रहता है, उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग बहुत ही लंबे समय के लिए कोई समस्या का निदान नहीं हो पाता है और उसमें सीसी रोड बनाया जाना का एक बहुत बड़ा विकल्प रहेगा। राज्य का स्मार्ट सिटी मिशन 10 तो सेंटर के हैं, 7 हमारे और चल रहे हैं, इसमें प्रगति हो रही है। इसमें हमारी कोशिश है कि कुछ और जनपदों को भी इंक्लूड किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास सड़क योजना ये हम अलग ले रहे हैं। नगरीय झील की जो है वो योजना अलग चल रही है। मुख्यमंत्री जी की एक पहल पे एक पिछले साल एक बहुत बड़ी योजना और शुरू की गई थी, जो कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना था, जिसमें 500 करोड़ का से ज़्यादा का एलोकेशन है। 1000 करोड़ हम लोग को मिला, जिसमें विद्युत का काम लगभग 1000 करोड़ का हो रहा है। उसकी पहली किस्त मिल गई और दूसरी किस्त जो मिलेगी वो आगे मिल सकती है। पहले किस्त में आपको मेनली सड़क के इंटरलॉकिंग के आधारभूत कोई चीज़ रह गया हो, जिसमें कि हम लोग आपके ऑफिस भी बना रहे हैं, परंतु इसकी सीमित जो दायरा है वो उसी जगह पर लागू होगा जहाँ पे एरिया या तो एक्सपैंड किया हुआ हो या नए का गठन हो। तीसरा जो हमारा घटक अंग है वो है 15th फाइनेंस कमीशन से जो धनराशि प्राप्त होती है, ये एक बड़ी मात्रा में आती है। इससे आप एयर क्वालिटी के स्कीम्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम, सैनिटेशन के खरीद वगैरह इत्यादि कर सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का जिसमें 12,600 करोड़ से आवंटन है, ये आपको ज़्यादातर जो कार्मिकों के अधिष्ठान के व्यय में खर्च होता है, इसमें आप लोग बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस इत्यादि का सुनिश्चित कराएंगे। आप सफाई व्यवस्था इससे सुनिश्चित करते हैं, जिससे सभी कर्मियों का धनराशि आवंटित होता है। ये 4-5 जो हमारे हैं, ये हमारे आय के स्रोत हैं और खर्च इस माध्यम से हम लोग करते हैं। एक बहुत बड़ी योजना हम लोग अभी आगे और भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आज शाम में कुछ व्याख्यान होगा, जिसमें कि कुछ एस्पिरेशनल बॉडीज के लिए हम लोग को धनराशि मिली, वो योजना अभी बनाई जा रही है, जो कि निचले स्तर के जो बैकवर्ड बहुत रह गए हैं, उनमें हम लोग अभी कैबिनेट जाना है, उसमें उसकी तैयारी चल रही है। उसके अलावा राज्य सरकार में माननीय मंत्री जी गणों के सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा स्कीम हम लोग और शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रोड्स के लिए हमारे पास कोई अलग योजना नहीं थी। देखिए, अमृत में आपको पानी मिल जाता है, स्वच्छ भारत से आप सफाई करते हैं, पेड़ लगाने के लिए मिल जाता है, वेतन के लिए आपको इससे मिल जा रहा है, परंतु रोड के लिए अलग से योजना नहीं आती, वो आपको पालिका आय से ही करना पड़ता है। तो इसके लिए एक अलग स्कीम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मध्य श्रेणी की जो सड़क है, एक 18 मीटर के ज़्यादा वाले होते हैं, जो NH के सड़क होते हैं या स्टेट अथॉरिटी के होते हैं, PWD की बड़ी सड़कें, बीच का सड़क होता है 9 से 18 मीटर वाला, इसके लिए कोई योजना नहीं है। और 9 से नीचे वाले जो सड़क है, उसमें कई अन्य निधियाँ हैं, जैसे कि पालिका की अपनी निधि है, सांसद निधि है, विधायक निधि है, आदर्श नगर पंचायत योजना है, उसके माध्यम से करेंगे। और 9 से 18 वाले में हम लोग करेंगे। उसमें शर्त एक रखा है, अच्छी बात यह है कि सारे नगर निगम उसको क्वालिफाई किए हैं कि 10% आपका पिछली वर्ष के आय के मुताबिक जरूर आय बढ़ना चाहिए, वही अहर होंगे। इसका फायदा ये होगा कि 10% कम से कम बढ़ पाएंगे। और उसमें हम लोगों ने स्टैगर भी किया कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा हम ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई 100 कर रहा था, वो 110 पहुंचेगा, तो हम उनको अलग से जितना वो बढ़ाया उससे ज़्यादा मिल सकेगा 100 करोड़ का। तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो जाएगा इस पे काम करने के लिए। भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उसको अभी हम फिल्म के माध्यम से ज़्यादातर दर्शाएंगे, परंतु स्वच्छ भारत मिशन जो है ये आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप देखेंगे माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और खास तौर से मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा बल इसमें है। उत्तर प्रदेश को साख जो है उसको हमको आगे बढ़ाना है। हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस पर, परंतु इस साल का सर्वेक्षण अब मध्य जून से शुरू होगा। बाहर की एजेंसीज आएंगी, हमें देखेंगी। अगर हमने डोर टू डोर कलेक्शन सही कर लिया, सेग्रीगेशन जो खंडों में बांटते हैं जब कूड़े को, कि कपड़ा वाला, गीला वेस्ट, ड्राई वेस्ट को सबको अलग करते हैं, तो उसमें अगर प्रगति हो पाएगी तो इससे हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी होगा, इससे लोग में खुशी आती है। इस तरीके से सारे काम आगे बढ़ते हैं।
तो इसके अलावा स्मार्ट सिटी के कार्य है। अमृत में आपको जैसे जानकारी दिया, अगर कोई और जानकारी लेना चाहता वो ले लेगा। NULM की स्कीम्स है, ये मुख्य स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। अब हम चाहेंगे कि कुछ फिल्म्स के माध्यम से आपको हम सभी स्कीम्स के बारे में रूबरू कराएं, और इसके अलावा छोटी कई अन्य योजनाएं हैं जिस प्रकार से अंत्येष्टि स्थल का बताया गया। एक डॉग्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम लाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त में देखा गया है कि कई जगह काटने की शिकायतें आ रही हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें कि हर मंडल में ABC सेंटर होगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट का। चयन के प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं, सभी नगर आयुक्त यहाँ मौजूद हैं, वो लोग लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में बन जाएगा, परंतु उसकी वजह से हम प्रगति रुकेंगे नहीं। कैस्ट्रेशन के अलावा संवेदनशील होते हुए डॉक्टर्स के माध्यम से चेकअप कराया जाएगा। अगर कोई में समस्या है, विक्षिप्त है या रेबिड हो गए हैं, तो उसको कानून उस प्रकार से डील किया जाएगा, परंतु इस बात पे विशेष बल दिया जाएगा कि उसमें कोई क्रूरता ना हो और इस नियमों के अंतर्गत ही हो। तो मैं आप इनवाइट करूँगा कि हम लोग फिल्म को ले लें, जिसके माध्यम से समझाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आप लोग देखते हैं, उस चीज़ पे एक विशेष ये देखा जाएगा कि जो पात्रता है उसमें जो चयन की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्ति पे है, एक लास्ट स्टेज चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार जिसको 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं, तीसरे बार भी लेना है। और जो स्वच्छ भारत में जो खरीद है, जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यादि जो सब सामान लिया जाता है, उसमें थोड़ी सी विलम्ब है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जून महीने में ही हम लोग एक बहुत बृहद अभियान चलाएंगे सफाई का पुनः, ताकि राज्य का जो स्तर है ओवरऑल ग्रेडिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत सी सुधरे। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, परंतु कुछ क्वेश्चन होंगे तो बाद में लोग टेकअप कर सकते हैं, अभी फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर निकाय के अंदर जो अवैध कब्जा है उसको हटाना, लेकिन उसमें एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारी नई नगर पंचायतें बनी हैं, बहुत सारे नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, नगर निगमों का विकास हुआ है। अब वहां बहुत सारे सरोवर बने हैं। अभी अमृत महोत्सव वर्ष पर आजादी के 75 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरे होने पर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो हमारे पुरखों ने हमें तालाब बना करके दिया था, उनको हम सुंदर बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे और उनमें जल भर करके उनको पुराने गौरव को वापस करने का काम करेंगे। कहा है नहीं कहा है? अगर तालाबों की जमीनों पर कब्जा है, बातचीत करो। अगर बातचीत से कोई अवैध रूप से कब्जा करके रखा, वो तो पूरे नगर की संपत्ति है जी, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। अगर अवैध कब्जा है वो खाली होना चाहिए। फिर जोड़ रहा हूं, अगर गरीब का भी कब्जा है उसको विकल्प दीजिए, लेकिन माफिया का कब्जा है तो उसके लिए पूरी साथ ताकत लगा करके उसको खाली करा करके और नगर के विकास के लिए उसको समर्पित करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है? गरीब कल्याण। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या लक्ष्य है? गरीब कल्याण। अब हम जिस भी गांव में, मैं भी संयोग से जिस जगह पैदा हुआ हूं, वो एक सिराथू नगर पंचायत अब बन गई, पहले गांव सभा हुआ, लेकिन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो उनको गरीबों का दर्द मालूम। अब वो गरीब कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिसकी चर्चा भी हमारे मुख्य सचिव कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आवास देने का काम करते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार करे उसको जेल का रास्ता खोलने की जिम्मेदारी आप सब निर्वाचित प्रतिनिधियों की है। हमारे गरीब कल्याण के काम में कोई बाधा डालेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई बेईमानी करेगा, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये आपका दायित्व है, मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। और साथ में एक योजना चलती है, शायद सभी नगर निकाय जो पहले के निर्वाचित रहे होंगे, कुछ लोग पार्षद से चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, महापौर बने हैं, लेकिन जो पहली बार बन के आए हैं उनको बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो नगर निकाय क्षेत्र है वहां छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? की दुकान लगाता है, कोई फल की दुकान लगाता है, किसी तरह से अपने परिवार के पालन के रास्ते खोजता है। मैं आप सबको उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत आधार
कार्ड के बेस पर 10,000 रुपए का ऋण तत्काल उपलब्ध कराने का काम होता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जिनको मालूम इतना हाथ उठा के बताओ जरा। मालूम है? बहुत लोग मालूम। अब ये 10,000 रुपए का जो इनको आधार कार्ड के बेस पे बैंक से लोन मिल सकता है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। अगर आपके नगर पंचायत में 1,000 लोगों ने, आपकी नगर पालिका में 2,000 लोगों ने, आपके नगर निगम में 10,000 लोगों ने इस प्रकार का ऋण प्राप्त किया और समय से भुगतान किया, तो तुरंत जाके बैंक में 10,000 की जगह फिर उसकी लिमिट बढ़ जाती 20,000 ले सकता है। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, वो तो आप जानते हैं। मैं जाना यहाँ चाहता हूँ कि अगर नगर निकाय के अंदर समुचित व्यवस्था नहीं हुई, अगर जहां पर यह हमारे छोटे छोटे दुकानदार सब्जी बेच करके, फल बेच करके, मूंगफली बेच करके, भिगोए हुए चने बेच करके, कुछ रोज की जरूरत के सामान बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको हम दुकान बना करके नहीं दे सकते, तो हमारे यहाँ एक वेंडिंग जोन की प्रथा है। वृक्षारोपण की कई जगह फॉर्मेलिटी कर देते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष का मौका मिला है। 5 वर्ष के इस कार्यकाल में आपको अपने नगर को जो तालाब है उनको लबालब भरना है। गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करना कि गंदा पानी तालाब के अंदर ना जाए। हम लोग तो गांव के अंदर तालाब थे, उस तालाब में आज भी हम जो शहर वाले हैं वो स्विमिंग पूल में तैरते हैं, लेकिन आज भी हम लोग नदियों में भी तैर करके आज भी पार कर सकते हैं, क्योंकि हमने तालाबों में तैरना सीखा। तालाबों में जो अवैध कब्जे हैं उनको जब हटाएंगे और उसमें पर्याप्त जल रखेंगे तो गांव के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे नौजवान उसके अंदर वो तैराकी भी सीखेंगे। प्रातः काल का जो उनका मॉर्निंग वॉक होता है वह भी हो जाएगा। जिस वार्ड के अंदर तालाब होगा वहां एक सुंदर, उसके लिए पैसा भी दिया जाता है, सरकार पैसा भी दे रही है, ये भी नहीं पैसे की कोई कमी है। हमें उसका सदुपयोग करना है, योजना करनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास मिलता है उसके लिए आप कल्पना करिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के अंदर जो बेईमानों की एक फौज है, भ्रष्टाचारियों की फौज है, वो लगातार प्रधानमंत्री जी निशाने पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वह भ्रष्टाचारियों के यहाँ जब पता चलता है किसी के घर के अंदर नोट की गड्डियों से कोठरियां भरी हुई हैं, सोने की और चांदी की सिल्लियों से उसके पूरे के पूरी तिजोरियां भरी हुई हैं, और जब छापे पड़ते हैं तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्योंकि वो विपक्ष के हिस्से छापा मार रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में नोट की गड्डियों की भरी हुई कोठरी नहीं होती तो छापा मारने की जरूरत पड़ती क्या? नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षगण की इस 1 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री A.K. शर्मा जी, नगर विकास के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नगर विकास समृद्ध अभिजात जी, सेवानिवृत्त IAS श्री केशव वर्मा जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, प्रदेश भर से नगर निकायों के सभी हमारे महापौर और अध्यक्षगण, सभी नगर आयुक्तगण, अधिशासी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आपके सफल निर्वाचन के उपरांत सामूहिक रूप से आप सबकी उपस्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर हुई है। मैं सबसे पहले आप सबको और विभिन्न जनपदों में वर्चुअली जो पार्षदगण जुड़े हुए हैं उन सबको निर्वाचन की हृदय से बधाई देता हूँ और एक सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ।
मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे अधिक नगर निकाय हैं। 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें हैं। एक 762 में चुनाव होना था। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि चुनाव टल जाए, चुनाव में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, न्यायालयों का सहारा लिया, लेकिन हमारे नगर विकास की टीम पूरी मजबूती के साथ डटी रही, एक एक मुद्दे का निस्तारण करती रही। पहली बार प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुए और जिसका परिणाम था कि आप सब यहाँ पर विजयी होकर के आए हैं, या जनपदों में हमारे पार्षदगण विजयी होकर के आए हैं। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव लोगों की कल्पना के बाहर। एक भी घटना नहीं घटित हुई। चुनाव कब और कैसे हो गया कोई पता ही नहीं था। पहले लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को हमें, यानी इसको हम लोगों ने 35 दिन से कम समय में पूरा चुनाव संपन्न किया। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराने जा रहा था तो उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा कि कम से कम 4 चरणों में चुनाव होना चाहिए। हमने कभी 4 चरणों में चुनाव का मतलब 2 महीने लगेंगे, इसका मतलब 2 महीने तक कोई भी कार्य प्रदेश में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इससे कम में हम करा ही नहीं सकते, इतना बड़ा चुनाव है, 4 करोड़ 32 लाख मतदाता है, 6.5 से 7 करोड़ की आबादी निवास करती है नगर निकायों में, कैसे हो पाएगा चुनाव? हमने कहा भी आप 1 चरण में कर लीजिए। उन्होंने कहा संकट होगा। अरे हमने कहा संकट नहीं होगा, पुलिस फोर्स हम उपलब्ध करवा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं, 1 नहीं, कम से कम 3 में। मैंने कहा 3 महीने फिर 2 में, और 2 चरणों में चुनाव आपने देखा होगा। कितना पता ही नहीं लगता था कि चुनाव भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। और सचमुच हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस और नगर विकास की टीम ने इस पूरे कार्यक्रम को जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है, आज आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर हम सबको महापौर के रूप में, चेयरमैन के रूप में और जनपदों में पार्षद के रूप में देखने को मिल रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आम जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, नगरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी माननीयों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और अपनी इस पूरी टीम को जिन्होंने सकुशल इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में अपना योगदान किया है, इनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, और एक कार्य की अपनी कुशलता को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है और सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। दुनिया के अंदर रह रहे 600 करोड़ से अधिक की आबादी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनता है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, उन्हें सम्मान देती है। आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 देशों की यात्रा को देखा होगा। जब 19 मई से 24 मई के बीच 6 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री जी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा
कि G7 से जुड़े हुए दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने समकक्ष का सम्मान सामान्य प्रोटोकॉल और अभिवादन से करता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ करके देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सबके नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ दें। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्य विधाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है। एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा और उस कार्यकाल को स्मरणीय बनाने के लिए ही आपको एक दिवसीय कार्यशाला के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। पहली बार आपने देखा होगा इन 9 वर्षों में स्मार्ट सिटी का भी एक नया विजन देश को मिला। अमृत योजना के अंतर्गत हर बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछना है, हर घर नल की योजना लागू होनी है, स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलनी है। ये भी आपने देखा। इन सब पर यहां विभिन्न सत्रों में चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन सबको मुझे लगता है कि आपको अपने नगरीय जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री जी जब यहां पर अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी जिन्हें आप कहते हैं, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले, इन पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ और अब तक लगभग 12 लाख पटरी व्यवसायियों को अकेले उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण मिला है और इसीलिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। आज नंबर 1 का पुरस्कार उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग भारत सरकार से ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 लाख से अधिक तो मकान बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो मकान दिए हैं 17.5 लाख गरीबों को एक मकान दिया है नगरीय क्षेत्र। और अगर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें जोड़ेंगे तो पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 54 लाख गरीबों को। आप सोचिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, कैसे बेतरतीब होती थी। तो ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन जब 17 के बाद बिजली आने लग गई तो हम देखते थे कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई लाल है, कोई जलती थी, कोई नहीं जलती थी, कोई अचानक बिजली आई तो जैसे बिजली का एक झटका लगा उसी में जलती हुई अन्य लाइटों को बंद कर दी।
आज ऐसा नहीं है। आज तो किसी भी नगर में आप जाएंगे, और अब तो नगर ही नहीं, अब तो गाँव में भी आप जाएंगे, जो नई नगर पंचायतें बनी होंगी वो किसी बड़ी ग्राम पंचायत को बना करके ही हम लोगों ने नई नगर पंचायत बनाई। वहाँ भी आप जाके देखेंगे तो एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी, एक जैसी कलर की, दुधिया कलर से चमकती हुई लाइट उस पूरे नगर की शोभा को बढ़ाती है। वह शोभा क्यों उस नगर की नहीं बढ़ती है, उस नगर के नागरिकों की बढ़ती है। और दूसरा उसका लाभ क्या है, जब हम हेलोजन लगाते थे, बेतरतीब लाइट लगाते थे, वह लाइट बिजली ज्यादा खर्च करती थी, साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी करती थी।